नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट साइकिल, एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो इस ट्यूटोरियल में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो CBSE क्वेश्चन बैंक से होंगे। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे जो लिखा है वो आपको बताऊंगा, फिर मेरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन डिटेल। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में जो स्टेजेस है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग, उसके बाद होता है डेटा एक्विजिशन, उसके बाद होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, उसके बाद होता है डेटा मॉडलिंग और उसके बाद लास्ट में इवेल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे जो लिखा है देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज स्कोप द प्रॉब्लम बाय विच यू सेट द गोल फॉर योर एआई प्रोजेक्ट बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम विच यू विश टू सॉल्व with it. Under problem scoping we look at various parameters which affect the problem we wish to solve so that the picture becomes clearer. तो सबसे पहला ये इसका स्टेज होगा। इस स्टेज में क्या होगा कि प्रॉब्लम के बारे में हम जानेंगे, प्रॉब्लम क्या है, कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब हमें मिलेंगे, उसके ऊपर से यहाँ पे डिसाइड होगा कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है। तो सिंपल स्टेप्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के हम उसके एक क्वेश्चन आयर जिसे बोल सकता है तो उस तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्वायर डेटा विच विल बिकम द बेस ऑफ योर प्रोजेक्ट एज इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पैरामीटर्स दैट आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो भी डेटा है उसको इकट्ठा करेंगे हम, उसे कहते हैं डेटा एक्विजिशन। तो उसमें अलग अलग मेथड्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी मेथड्स है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि फीडबैक, कुछ सर्वे कंडक्ट कराना, उसके बाद डायरेक्टली भी कॉल करके भी कुछ डेटा ले सकते हैं। तो ये सारे मेथड से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज यू गो फॉर डेटा एक्विजिशन बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज। Since the data you collect would be in large quantities, you can try to give it visual image of different types of representations like graphs, databases, flowcharts, maps, etc. This makes it easier for you to interpret the patterns in which your acquired data follows. तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या चीज इसमें एक्यूरेट चीजें कहाँ से मिलेगी, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम उसको एक्सप्लोरेशन में डालेंगे। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में डालने से क्या होता है कि यहाँ पे जो डेटा है उसको अलग वे में, पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उससे हमें डिसीजन लेने में सहायता मिलती है। और जब हमारे पास डेटा हो जाता है तो ये डेटा रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स से मिलता है हमें, और उसके साथ साथ ये डेटा बड़ी लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो वहां टेबुलर फॉर्म में या तो फिर कहीं एक जगह पे लिखा हुआ है ऐसा हम देखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए हम इसको एक्सप्लोरेशन में डालेंगे। तो एक्सप्लोरेशन में हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पैटर्न्स यू कैन डिसाइड अपॉन द टाइप ऑफ मॉडल यू वांट टू बिल्ड टू अचीव द गोल। फॉर दिस यू कैन रिसर्च ऑनलाइन एंड सिलेक्ट वेरियस मॉडल्स विच गिव अ सुटेबल आउटपुट। इसके बाद आपको मॉडल चूज करना है। मॉडल चूज करेंगे आप आपके डेटा के हिसाब से एक्सप्लोरेशन करने के बाद। तो जो भी मॉडल है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको नेट पे, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यू कैन टेस्ट द सिलेक्टेड मॉडल्स एंड फिगर आउट विच इज द मोस्ट एफिशिएंट वन। यहाँ पे थोड़ा ये लूज हो गया है मेरा ट्राइपॉड का, इसलिए ओके। तो यहाँ पे देखिए, फिर आप मॉडल बना करके उसको टेस्ट करिए, उसे इवेल्यूशन कहते हैं सिंपली। तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि प्रॉपर आपने जो बनाया है वो काम करता है, नहीं करता है, आउटपुट पे अभी क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस स्टेज में आ जाएगी। द मोस्ट एफिशिएंट मॉडल इज नाउ द बेस ऑफ योर एआई प्रोजेक्ट। यू कैन डेवलप योर एल्गोरिदम अराउंड इट। और उसके बाद एल्गोरिदम लिखेंगे आप। वंस द मॉडलिंग इज कंप्लीट नाउ यू नीड टू टेस्ट योर मॉडल ऑन द सम न्यूली fetched data. The result will help you in evaluating your model and hence improving it. Finally, after evaluation, the project cycle is now complete and what you get is your AI project. तो इस प्रकार से आपको AI project मिल जाएगा। Next question, explain the relation between data size and model performance of an artificial neural network. So the basis for any kind of AI development is big data set. तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बिग डेटा सेट। तो किसी भी AI मॉडल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या तो फिर बेस है, वो क्या है, बेसिस क्या रहेगा, डेटा और बिग डेटा।
So the performance of any AI based application depends on the data supplied. ANN models are also known as learning models and are used for प्रेडिक्शन पर्पज। तो यहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो यूज होता है बिग डेटा के लिए, और बिग डेटा के लिए यूज होता है, और इसका पर्पज क्या है, तो लर्निंग मॉडल्स। तो वो डेटा के ऊपर से कुछ लर्न करते हैं और फिर हमें प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं। These are mostly developed without paying much cognizance to the size of data set that can produce model of high accuracy and better organization। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, हाई एक्यूरेसी और बेटर ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है डेटा का, तो इस ANN से। Although the general belief is that large data set is needed to construct a predictive learning model. To describe a data set as large in size perhaps is circumstance dependent. Thus, what constitutes a data set to be considered as being big or small is somehow vague. In fact, the quantity of data partitioned for the purpose of training must be of good representation of entire sets and sufficient enough to span through the input space. It must be authentic and relevant to give better model performance। तो आपको अगर अच्छा मॉडल चाहिए तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए भी आपको बिग डेटा रहेगा, लेकिन बिग डेटा के साथ साथ ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। जब ऑथेंटिक डेटा और प्रॉपर डेटा मिलेगा तभी हम यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे, मॉडल उसको अच्छे से डेवलप कर पाएगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द 4Ws प्रॉब्लम कैनवास एंड एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम ब्रीफली। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में भी, तो उसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां से देख लीजिए, वहां से पता चलेगा। यहाँ जो 4 क्वेश्चन है, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत हमें नहीं लगती। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल अप्रोचेस। तो रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड क्या होता है, तो रूल बेस्ड का मतलब होता है कि उसमें पहले से ही प्रोग्राम डिफाइन होता है, फंक्शन वगैरह, कोड वगैरह, या तो कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं डेवलपर के द्वारा। और लर्निंग बेस में क्या होता है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता, इनपुट भी पता नहीं होता कि क्या रहेगा, उसमें इनपुट फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है, उसके ऊपर से ड्राइव करेगा, तो वो रूल बेस्ड है और वो लर्निंग बेस्ड है। तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच, इट रिफर्स द एआई मॉडलिंग वेयर द रिलेशनशिप ऑफ पैटर्न्स इन डेटा आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। द मशीन फॉलोज द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड बाय द डेवलपर एंड परफॉर्म्स इट टास्क अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव डेटा सेट कंप्राइजिंग 100 इमेजेस, तो ये वही एग्जांपल है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इस वाले टॉपिक में, तो उसका वीडियो जो हमने ट्यूटोरियल बनाया था उसमें आपको मिल जाएगा। तो यही सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लर्निंग बेस में ऐसा होगा कि यहाँ पे पैटर्न्स जो होगा वो कैसे डिसाइड होता है, तो रैंडम डेटा पिकअप करेगा, उसके ऊपर से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक्सप्लेन लेयर्स इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे सारे लेयर्स क्या कौन कौन से होते हैं, तो पहले तो ANN क्या होता है, तो मॉडल इन अकॉर्डेंस विद द ह्यूमन ब्रेन, अ न्यूरल नेटवर्क वाज बिल्ट टू मिमिक द फंक्शनलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को कॉपी करने के लिए बनाया जाता है, उसे आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कह सकते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, द ह्यूमन ब्रेन इज ए न्यूरल नेटवर्क मेड अप ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स। सिमिलरली ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इज मेड अप ऑफ मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स। अ न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या होता है, तो ये इनपुट के लिए काम आता है, जैसे नाम है वैसे काम है। तो यहाँ पे इनपुट लेयर, तो इनपुट लेयर क्या करेगा, इनपुट करेगा, डेटा लेगा। हिडन लेयर क्या करेगा, हिडन लेयर है तो ये इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में जो प्रोसेस होता है, तो ये लेयर्स होते हैं प्रोसेसिंग लेयर्स। तो वहां पे प्रोसेसिंग लेयर्स अपना काम करेंगे, जैसे डेटा मिलेगा। बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट लेयर इज द सेट ऑफ लेयर्स नोन एज हिडन लेयर्स। इन दिस लेयर्स कंप्यूटेशंस आर परफॉर्म विच रिजल्ट इन द आउटपुट। तो जो प्रोसेस होंगे वो यहाँ पे होंगे, कंप्यूटेशन है, कंपेरिजन है, कोई भी है, तो वो सारे काम यहाँ होंगे। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, और यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है कि कितने होंगे, नंबर ऑफ लेयर्स हो सकते हैं। आउटपुट लेयर, द इनपुट्स गो थ्रू द सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस वाया द हिडन लेयर विच फाइनली रिजल्ट्स इन द आउटपुट दैट इज डिलीवर्ड वाया दिस लेयर। तो लास्ट फाइनल आउटपुट होगा वो आउटपुट लेयर से रिप्रेजेंट होगा। व्हाट इज द नीड ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, एक्सप्लेन। एआई प्रोजेक्ट साइकिल की क्या जरूरत पड़ सकती है हमें, क्यों होती है, तो ये यहाँ पूछना चाहते हैं। प्रोजेक्ट साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड फाइनली डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट इफेक्टिवली थ्रू आउट इट्स फेजेस फ्रॉम प्लानिंग थ्रू एग्जीक्यूशन देन कंप्लीशन एंड रिव्यू टू अचीव प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम है या कोई ऑब्जेक्टिव है आपके काम का, आप कुछ नई चीज बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये सारी चीजें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट
इफेक्टिवली। तो उसके लिए हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल यूज करते हैं। आवर माइंड मेक्स अप अ प्लान फॉर एवरी टास्क विच वी हैव टू अकम्प्लिश, विच इज वाई थिंग्स बिकम क्लियर इन आवर माइंड। तो हमारा दिमाग सोचते रहता है और इसके अकॉर्डिंग प्लान भी करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जब हमारे दिमाग में कोई चीज घुस जाती है तो हम उसको फिर सोचते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और सोचने के बाद हम उसके ऊपर प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट कभी कभी अच्छा भी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है जो एकदम विपरीत होता है, हमारी सोच से परे होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। So similarly, if we have to develop an AI project, the AI project cycle provides us with an appropriate framework which can lead us towards the goal. तो वैसे AI प्रोजेक्ट होता है तो ये यहाँ हेल्प करेगा गोल को अचीव करने के लिए। द मेजर रोल ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल इज टू डिस्ट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ AI प्रोजेक्ट इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ that development becomes easier, clearly understandable, and the step stages should become more specific to efficiently get the best possible output. तो यहाँ पे हम बेस्ट पॉसिबल आउटपुट यहाँ पे ले सकते हैं। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल का ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर यहाँ से पढ़ लेंगे। सुपरवाइज लर्निंग इज एन अप्रोच टू क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर द प्रोग्राम इज गिवन लेबल्ड इनपुट डेटा एंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग में ये होगा, सुपरवाइज लर्निंग इज द लर्निंग इन विच वी टीच अवर ट्रेन द मशीन यूजिंग डेटा विच इज वेल लेबल्ड। दैट मीन्स सम डेटा इज ऑलरेडी टैग्ड विथ द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट द मशीन इज प्रोवाइडेड with a few new set of examples data, so that supervised learning algorithms analyzes the training data and produces a correct output from labeled data. तो यहाँ पे डेटा पे लेबल दिया जाता है, उस लेबल के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो पूरा लेबल को रीड करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट लाने में मदद करता है ये सुपरवाइज लर्निंग। तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। इसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ट्यूटोरियल वाले, तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। यूनिट 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। इन सुपरवाइज लर्निंग मॉडल द डेटा सेट विच इज फेड टू द मशीन इज लेबल्ड। तो यहाँ पे लेबल दिया होगा। इट मीन्स सम डेटा इज ऑलरेडी टैग विथ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हर डेटा पे जो लेबल होगा उसमें करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑलरेडी चिपका दिया जाता है। टैग का मतलब हम ये बोलेंगे चिपकाया है। In other words, we can say that the data set is known to the person who is training the machine. Only then she is able to label the data. और जो व्यक्ति काम करता है उसको डेटा के बारे में पता होगा, तभी तो भैया वो काम कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि तभी तो वो लेबल दे पाएंगे। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो काम मॉडल के साथ करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं उस डेटा को, वो पहले से जानते हैं कि भाई उसका मतलब क्या है डेटा सेट का। उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। तो यहाँ लेबल नहीं होता। दिस मीन्स दैट द डेटा विच फेड टू मशीन इज रैंडम एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मॉडल डज नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। तो यहाँ पे जो काम करता है उसे कुछ पता नहीं होगा डेटा क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, कुछ भी पता नहीं होता। तो ये अननोन डेटा होता है। द अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑफ द डेटा फेड इनटू इट। तो यहाँ पे पैटर्न्स और ऐसी कोई जो रिलेशनशिप्स है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प्स द यूजर इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डेटा इज अबाउट एंड व्हाट आर द मेजर फीचर्स आइडेंटिफाइड बाय द मशीन। तो ये चीज होती है इसमें। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, इज द ट्रेनिंग ऑफ अ मशीन यूजिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज नाइदर क्लैरिफाइड नॉर लेबल्ड एंड फॉलोइंग द एल्गोरिथम टू एक्ट ऑन दैट इन्फॉर्मेशन विदाउट गाइडेंस। तो यहाँ पे मशीन के पास भी किसी प्रकार का गाइडेंस नहीं होता है। विदाउट गाइडेंस वो काम करता है, किसी भी प्रकार का इसके पास इनपुट पैटर्न कुछ भी नहीं होता, वो खुद इसको पैटर्न को फिगर आउट करता है। हियर द टास्क ऑफ द मशीन इज टू ग्रुप अनसॉर्टेड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज, पैटर्न्स एंड डिफरेंसेज विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होता, वो खुद ट्रेन करता है। क्वेश्चन 8, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन which helps in dividing the data set into classes based on different parameters. In classification, a computer program is trained on the training data set and based on that training, it categorizes the data into different classes. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा मिला है उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देना। तो अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे तो जो डेटा एक साथ हमें मिलता है तो उसको डिवाइड करने के बाद उसको अलग अलग चीज में डिवाइड किया जाता है क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो वो अलग अलग हो जाएगा, तो फिल्टर हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा। द टास्क ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इज
is to find the mapping function to map input x to the discrete output y। तो x इनपुट x और इनपुट y, तो उसके बीच का जो मैपिंग है उसको यहाँ पे इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज ईमेल स्पैम डिटेक्शन। तो स्पैम डिटेक्शन में क्या होता है, तो ईमेल तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इवन भी जीमेल में भी आपने देखा होगा कि 3 कैटेगरीज है, पहले प्राइमरी, फिर सोशल, फिर प्रमोशन। तो ये कैसे उसको बाइफरकेट किया जाता है, तो उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है कि अगर मानो कि कोई सोशल मीडिया वेबसाइट के एड्रेस के थ्रू या तो उसके रिलेटेड कोई भी आता है तो वो कहाँ जाएगा, सोशल में। और कोई व्यक्ति भेजता है जिसका नाम मतलब ऐसा सिर्फ ईमेल में नाम ही लिखा है, तो वो समझता है कि ये गूगल का अकाउंट है और ये ईमेल आईडी है, तो इन्होंने भेजा है, तो वो प्राइमरी में आएगा। और कोई प्रमोशन है जो एक साथ बल्क में भेजते हैं, वो उसमें आएगा। उसके अलावा स्पैम, तो स्पैम मैसेज भी जहाँ पे लाखों यूजर्स को एक साथ मैसेज किए जाते हैं, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वो पर्टिकुलर फोल्डर में भेजा जाता है, तो वो है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशंस between dependent and independent variables. It helps in predicting the continuous variables such as prediction of market trends, prediction of house prices, etc. The task of regression algorithm is to find mapping function to map the input x to the continuous output variable. तो वहां पे discrete output था क्लासिफिकेशन में, यहाँ कंटिन्यूअस आउटपुट है, मतलब वहां पे क्या है, डिस्क्रीट में जो हम काउंट कर सके वैसा होता है, इसमें काउंट कर सके वैसा नहीं होता है, तो ये कंटिन्यूअस होता है। एग्जाम्पल दिया है, सपोज वी वांट टू डू वेदर फोरकास्टिंग, so for this we will use the regression algorithm. In weather prediction the model is trained on the past data and once the training is completed it can easily predict the weather for future days. तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो ये फ्यूचर जो है वो वेदर जो है फ्यूचर का वो कंटिन्यूअस है यहाँ पे, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। क्वेश्चन 9, फाइंड सुटेबल डेवलपमेंट गोल्स आर मेंशन बिलो। राइट 2 प्रॉब्लम्स ईच गोल दैट यू थिंक शुड बी एड्रेस्ड फॉर अचीविंग द गोल। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुछ लिखे हैं, तो उसके बारे में लिखना है। क्वालिटी एजुकेशन, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिमोटली, leveraging high-tech, low-tech and no-tech approaches, ensure coordinated responses and avoid overlapping efforts, ensuring returns of students to school when they reopen to avoid an upsurge in the dropout rates। तो ये यहाँ पे लिखा है क्वालिटी एजुकेशन में। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, रिडक्शन ऑफ रिलेटिव इकोनॉमिक inequalities in some countries having poorest and the most vulnerable communities, improving the situations in countries with weaker health systems, life on land। तो लाइफ ऑन लैंड जो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, सो प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड बाय ह्यूमंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ लैंड। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे है। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज दैट आर ट्रांसमिसेबल बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये यहाँ पे लाइफ ऑन लैंड। No poverty, creation of strong social protection system to prevent people from falling into poverty, reduction of social inclusion and high vulnerability of certain populations to disaster and disease, responsible distributions of resources। तो ये यहाँ पे clean water and sanitation to increase access to clean drinking water and sanitation mostly in rural areas, managing our water sustainably to manage our प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड एनर्जी। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है इसके रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है इन सब प्रॉब्लम्स को, या तो उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे लिखा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसको फॉलो अप करके करेंगे, या तो किस प्रकार से इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डू एथिक्स इन AI हैम्पर डेटा एक्विजिशन स्टेज, जस्टिफाई और आंसर। तो एथिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां देख लेते हैं। डेटा एक्विजिशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर और स्टेज एज द एंटायर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्वायर्ड डेटा। देयर आर सेवरल एथिकल इश्यूज विच मस्ट ऑलवेज बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग एनी टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें एथिक्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा हम जब लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो एथिक्स के बारे में यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि जब यूजर से डेटा ले रहे हैं तो उसका कंसेंट लेना जरूरी है, उसके बाद जब यूजर चाहे तब डिलीट कर सकता है। तो ये कुछ कंसर्न्स है जो हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेटा विच इज कलेक्टेड इज एथिकली ओनली इफ द प्रोवाइडर एग्रीज टू प्रोवाइड। तो ये सबसे पहला कंसर्न की बात आ गई, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है।
तो इस हिसाब से इन द केस ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स डेटा इज कलेक्टेड बाय क्लिकिंग ऑन अलाउ when it asks for permission and by agreeing to all the terms and conditions. तो आप जैसे मोबाइल में अलाउ डिनाई करते हैं तो ये है कॉमन एग्जांपल. बट एट द सेम टाइम इफ वन डज नॉट वांट टू शेयर हिज डेटा विथ एनीवन देन दिस एथिकल इश्यूज हैम्पर्स द एक्विजिशन प्रोसेस एंड लोअर्स द एक्यूरेसी और अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट. तो यहाँ पे अगर डेटा नहीं देंगे तो डेवलपमेंट और आगे वाला स्टेज होगा उसमें दिक्कत आएगी, ताकि डेटा आपके पास नहीं है तो डिसीजन आप कैसे ले पाएंगे. तो इसीलिए ये यहाँ पे हैम्पर करता है. Hence, regardless of the type of data collection, it is absolutely necessary to gain the approval of the community from which data will be collected otherwise. तो जहां से डेटा हम ले रहे हैं तो वो कंसेंट लेना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. ये थे कुछ क्वेश्चंस. आपके डाउट्स और क्वेरीज है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं. उसके अलावा वीडियोस के बारे में जो आपके फीलिंग्स है वो शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस करिए. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.